सिमा देखना, ये बारिश की बूंदें पत्तों पर कैसे मोती जैसी चमक रही है। मन करता है यहीं बैठ जाऊं घंटों। रेशमा, आज तो सचमुच तो किसी रानी जैसी लग रही है। इतनी हसीन, और ये भीगती जुल्फें जैसे बारिश भी तुझ पर फिदा हो गई हो। अरे तू भी ना। चल थोड़ा और अंदर चलते हैं, झरने के पास बैठेंगे, वहाँ और भी ठंडी हवा चलती है। हाँ हाँ चल, बस ज्यादा देर ना करना, वरना पिताजी चिंता करने लगेंगे। मधुरपुर गांव में लीलावती अपने इकलौते बेटे बिरजू के साथ रहा करती थी। बिरजू 20 साल का हो चुका था, लेकिन काम धंधे से कोसों दूर था। लीलावती बेटे की लापरवाही और बेरोजगारी से हमेशा चिंतित और दुखी रहा करती थी। बिरजू, ओ बिरजू, अरे कब तक खराटे मारता रहेगा? सुबह के 10 बज गए हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, लकड़ियां भी नहीं बची, और ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अरे उठ और जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ। अरे अम्मा, क्यों परेशान करती हो? बारिश में कौन जंगल जाएगा? सोने दो ना मुझे। तू चली जा माँ। हे भगवान, कैसा बेटा दे दिया। 20 बरस का जवान, एक काम का नहीं। मुझ बुढ़िया को कहता है जा काम कर। अरे कुछ तो शर्म कर। अरे जा रही है तो जा, मुझे मत छेड़ और सोने दे मुझे। मेरा तो भगवान ही मालिक है, नालायक बेटे से उम्मीद कैसी। फिर लीलावती कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है और लकड़ियां काटने लगती है। थोड़ी सी लकड़ियां काटने के बाद उसकी कुल्हाड़ी फिसलती है और सीधा पैर पर लग जाती है। हे राम, इतना खून, क्या करूं? हाँ, जल्दी से कुछ बांध लेती हूँ। फिर लीलावती एक कपड़ा फाड़कर पैर में बांध लेती है और लकड़ियां समेटती है। लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर लौटती है। घर पहुंचकर देखती है कि बिरजू अब भी चारपाई पर पसरा पड़ा था। हे भगवान, इस नालायक को तो कुछ कह भी नहीं सकती। कहूंगी तो चिल्लाएगा, बोलेगा तुझे ही करना है तो कर, मैं नहीं जा रहा। थोड़ी देर दीवार का सहारा लेकर वो बैठती है, फिर लकड़ियां उठाती है और बड़बड़ाती है। चलो, अब लकड़ियां बेचूंगी तो 2 पैसे मिलेंगे, तो दवा भी ला सकूंगी। फिर लीलावती वो लकड़ियों को लेकर गली गली घूमकर आवाज लगाती है, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, लकड़ियां ले लो भाई, सस्ती है, लकड़ियां ले लो भाई। अरे अम्मा, कितने की दे रही हो लकड़ियाँ? बेटा 15 का गट्ठर दे रही हूँ, देख ले, अच्छी है। लकड़ियाँ तो अच्छी है, पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। इस उम्र में आप काम कर रही हैं और आपका बेटा दिन भर घर में पड़ा रहता है। क्या करूं, बेटा समझाने से नहीं समझता, कुछ कहो तो उल्टा जवाब देता है, काम करने का तो नाम ही नहीं लेता। अम्मा, आप जाकर आराम करो और उस लड़के से कहो कि अब कुछ काम करे। दुनिया में सबको मेहनत करनी पड़ती है। वो पैसा देता है और लकड़ी लेकर चला जाता है। दिन भर लीलावती लकड़ियां बेचती रहती है और शाम होते ही थके कदमों से घर लौटती है। अरे अम्मा, आ गई लकड़ियाँ बेचकर। कितने पैसे हुए देखा? बेटा बस 50 रुपए हुए हैं। दिन भर खड़ी रही बारिश में भीगी हुई, पैर जख्मी हैं। अरे तू भी जाता तो शायद ज्यादा होते। अच्छा सुन, अब ये पैसे ले जा और दवाई ले आ। मेरे पैर से अब भी खून बह रहा है और बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे नहीं होगा अम्मा। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मेरे लिए कुछ खाना बना दे। बेटा खाना भी मैं ही बनाऊं, लकड़ियां भी मैं ही काटूं, बाजार भी मैं ही जाऊं, दवा भी मैं ही लाऊं, और तू बस चारपाई पर लेटा रहे, यही चाहता है?
थोड़ी देर चुप्पी के बाद वो चुपचाप उठकर रसोई की तरफ जाती है। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए इसे पाला था? मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, पर ये तो मेरी ही कमर तोड़ रहा है। माँ, तू खाना बना कर रख, तब तक मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर बिरजू घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार शाम को जंगल किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नजर धन्नो सेठ की बेटी रेशमा पर पड़ती है। वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली थी। सीमा, देखना, ये बारिश की बूंदें पत्तों पर कैसे मोती जैसी चमक रही है। मन करता है यहीं बैठ जाऊं घंटों। रेशमा, आज तो सचमुच तू किसी रानी जैसी लग रही है। इतनी हसीन, और ये भीगती जुल्फें, जैसे बारिश भी तुझ पर फिदा हो गई हो। अरे तू भी ना। चल थोड़ा और अंदर चलते हैं, झरने के पास बैठेंगे, वहाँ और भी ठंडी हवा चलती है। हाँ हाँ चल, बस ज्यादा देर ना करना, वरना पिताजी चिंता करने लगेंगे। दूर झाड़ियों में छिपा जमींदार उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में हवस की चमक थी। कितने नाजुक, कितनी हंसमुख है ये लड़की। ये कोई आम लड़की नहीं, जैसे जन्नत से उतरी हो। अगर ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं इसे महलों में बिठा दूंगा। ये अब मेरी होनी ही चाहिए। किसी भी कीमत पर मैं इसे किडनैप करूंगा। हाँ, और फिर इसे अपना बना लूंगा। बस मेरा। कुछ दिन बीत जाता है। फिर जमींदार अपने आदमी मोहन से कहता है, ओ मोहन, कहाँ है तू? इधर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। मालिक, सब ठीक तो है। आप ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? मोहन, जब से उस रेशमा को देखा है, मेरा चैन उजड़ गया है। वो कोई आम लड़की नहीं है। उसकी मुस्कान, उसके चलने का अंदाज, सब कुछ मेरे होश उड़ा देता है। मुझे उसे अपने पास चाहिए, हर हाल में। अरे मालिक, आप जानते हैं वो धन्नो सेठ की बेटी है। वो आदमी बहुत ताकतवर है, और अगर उसे जरा भी भनक लग गई तो पूरा गांव सिर पर उठा लेगा। अरे पता तब चलेगा ना जब कुछ होगा। अरे उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अगर तू ये काम बिना शोर के करवा दे, बस लड़की को किसी तरह मेरे यहाँ पहुँचा दे, फिर चाहे जो हो जाए। मालिक, ये बड़ा काम है, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर किसी को ढूंढ जो हिम्मत करे, और उसे कह देना कि इस काम के बदले में 100 सोने के सिक्के दूंगा। वो भी एक नहीं, पूरे 100। मालिक, ऐसा एक लड़का जानता हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मेहनत से दूर भागता है, पर लालच के पीछे दौड़ता है। हाँ, वो ये काम कर सकता है। तो फिर देर किस बात की? जा और उससे बात कर ले। मुझे बस वो लड़की चाहिए, और किसी भी कीमत पर। मोहन सिर झुकाकर तुरंत निकल पड़ता है। तभी वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते पर बिरजू आलसी चाल में घूम रहा था। वाह, क्या ठंडी हवा है। दुनिया जल रही है और मैं मजे कर रहा हूँ। जिंदगी अगर ऐसे ही चलती रहे तो क्या बात है। अचानक सामने से मोहन आता है। ओ बिरजू, कहाँ चला आया बारिश के बाद इस सुनसान जंगल में? क्या बताऊं मोहन, घर की बकझक सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया था। यहाँ कम से कम सुकून तो है। अरे और काम धंधा कुछ कर रहा है, या अभी भी ऐसे ही रोटियां सेक रहा है अपनी माँ की बदौलत? बेचारी कितनी बूढ़ी हो गई होगी। तो कुछ मदद करता भी है या नहीं? अरे काम वाम मेरे बस का नहीं है भाई। मेरी माँ बनी है काम करने के लिए, मैं तो सोने और घूमने के लिए बना हूँ। अगर मैं तुझे ऐसा काम बताऊं जिसमें
हाथ ना गंदे हो, सिर्फ अकल से काम हो, और इनाम में पूरे 100 चांदी के सिक्के मिले, तब करेगा? सोच ले, बैठे बैठे इतने सिक्के तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। 100 सिक्के? मोहन, 100? यार मजाक न कर, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। अरे सच कह रहा हूँ, जमींदार रेशमा पर मरता है, धन्नो सेठ की बेटी रेशमा, उसी को अगवा करना है, बदले में तुझे मिलेगा पूरा इनाम। रेशमा? वो तो बहुत सीधी सादी लड़की है यार, पर इनाम बड़ा है, काम मुश्किल है। सोच मत, अगर तू मना करेगा तो कोई और करेगा, और वो सिक्के तेरे नहीं रहेंगे। यही वक्त होता है जब रेशमा यहाँ से गुजरती है, और कोई गलती मत करना, वरना जमींदार तेरा चेहरा भी नहीं छोड़ेगा। 100 सिक्का, एक कपड़े, एक पकवान, और थोड़ा बहुत माँ को भी दे दूंगा, फिर माँ मुझे ताने नहीं मारेगी। ओ, कहाँ खो गया बिरजू? कोई जवाब दे दे, कोई जवाब तो दे। हाँ, अब जब बात 100 सिक्के की हो, तो बिरजू अपने बाप को भी ना पहचाने। ये काम होगा, और शान से होगा। बिरजू थका थका सा घर लौटता है। उसके मन में 100 सिक्कों की चमक और चेहरे पर लालच की लहर है। अरे अम्मा, सुन तो जरा, आज बड़ा जोर का काम मिला है। जमींदार के आदमी ने मुझे बुलाया है। अरे क्या काम मिल गया तुझे बेटा? कोई सीधा साधा काम तो मिलने से रहा, तू तो मेहनत से भागता है। अरे माँ, काम सीधा नहीं पर पैसा मोटा है, तू सोच भी नहीं सकती। 100 सिक्के मिलेंगे, पूरे 100। 100 सिक्के? वो भी तुझ जैसे निकम्मे को? भला किस बात के मिलेंगे? हाँ, रेशमा को उठाकर जमींदार तक पहुंचा दूं तो वो ये इनाम देगा। वही रेशमा जो धन्नो सेठ की बेटी है। क्या बक रहा है? अरे बेशरम, एक मासूम लड़की को अगवा करेगा, और किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए? अम्मा, आप गालियां मत दे मुझे बस पैसे चाहिए। जो करना होगा करूंगा। दुनिया देखती है, अमीरों के लिए रास्ता बनता है, गरीब तो बस कुछ ले जाते हैं। लीलावती गहरी सांस लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर सोचती है, फिर उसकी आंखों में एक अलग चमक आती है। ठीक है, कर ले ये काम। अगर तुझे लगता है कि यही रास्ता है तो जा, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। तू मना नहीं करेगी अम्मा? बेटा, ये वही जमींदार है जिसने तेरे बाप की जमीन छीन ली थी, जिसने मुझे दर दर भटकाया था। जब तक हमारे पास कुछ था, तब तक तो हमें इंसान समझता था। आज अगर वो किसी मासूम को उठा ले जाए तो कौन उसे रोकेगा? तो तू क्या कह रही है अम्मा? जो मैं कहूँ वही करना। जो चाल मैं बिछा रही हूँ उसी पर चलना। तुझे वो लड़की उठानी है, मगर जमींदार तक पहुँचानी नहीं है। उसे बचाना भी है, और हमें अपना हक भी वापस लेना है। ठीक है अम्मा, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन सुबह लीलावती कपड़े का एक झोला खोलती है। उसमें पुराने गहनों जैसा सामान होता है, कुछ कांच की पायलें, कुछ नकली गहने। आज से तू एक पायल बेचने वाला है। मगर अम्मा, लोग पूछेंगे तो क्या कहूँगा? कुछ मत बोल, तेरी आंखें ही तेरी दुकान होगी। बस आवाज लगाना, और रेशमा जब तेरे पास आएगी तब जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। बिरजू सिर झुकाकर माँ की बात मानता है। वो पायल विक्रेता के भेष में धन्नो सेठ के महल के फाटक पर जा खड़ा होता है। अम्मा ने कहा है तो अब डरना नहीं है। अब बस खेल शुरू हुआ है। देखते हैं किसके हाथ क्या आता है। 100 सिक्कों की चमक और जमीन का बदला दोनों यहीं से शुरू होंगे। महल के भीतर से रेशमा अपनी सहेली सीमा के साथ निकलती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सीमा, आज तो मौसम मेरे मन के जैसा हो गया। देखना, ये ठंडी हवा और ये खुला आंगन कितना सुकून दे रहा है। और तेरा चेहरा भी तो जैसे बादलों की रोशनी समेटे हुए है।
रेशमा, तुझ पर तो हर मौसम फबता है। चल पागल, अब ज्यादा तारीफ मत कर। चल आज जंगल के झरने के पास बैठेंगे। इतना कहकर रेशमा अपने महल से सखियों के साथ बाहर निकल जाती है। तभी बिरजू जोर से आवाज लगाता है, सुनहरी पायल ले लो, सुनहरी पायल, अपने पैरों का सबसे प्यारा श्रृंगार। चलती पायल, बोले चलती पायल झूमे। ले लो बिरजू के हाथ के पायल, ऐसा पायल पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। सीमा, सुन तू कितनी प्यारी आवाज में बेच रहा है, चलना देखते हैं। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों बिरजू के पास जाती हैं। कितने की दे रहे हैं भैया ये पायल? और थोड़ा अच्छी पायल दिखाओ ना, कुछ खास हो जो पहनते ही लगे कि मैं रानी हूँ। ऐसा पायल दिखाऊंगा कि आपके पाँव नहीं बोलेंगे, बल्कि सारी दुनिया आपके कदमों में झूमेगी। चांदी की चमक नहीं, ये तो जादू है। रेशमी नजरों के लिए बस देखना, जरा इसे पहन लीजिए, फिर पूछिएगा कीमत। वाह भैया, बात तो बड़ी मीठी करते हो। अब दिखाओ तो जरा ये जादू वाली पायल। ये देखिए, इसकी हर छनक में एक कहानी है। हर मोती जैसे चांद से उतरकर जुड़ गया हो। आपके नाजुक पैरों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। ये आपकी टांगों को चांदी जैसी चमक देगा। ये सिर्फ आपके लिए है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर दूसरी कहाँ है? क्या ये जोड़ी नहीं है? दूसरी मेरे घर पर रह गई है। मेरा घर पास में ही है, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको सही सलामत वापस पहुँचाऊंगा। सीमा, तू जा महल में, मैं अभी आ रही हूँ। जरा देख लूं ये जोड़ी कैसी लगती है। पर रेशमा, अकेले जाना सही होगा? तुम्हारे पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम नहीं जाओगी? चलो हमारे साथ महल चलो। डर क्या सीमा, आस पास ही तो है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम बस पिताजी को कह देना आ जाऊंगी थोड़ी देर में, इसलिए चिंता ना करें। ठीक है, जा रही हूँ, पर अपना ध्यान रखना। अब आई ना लाइन पे, फंस गई मुर्गी जाल में। 100 सिक्के, नई धोती और अम्मा की जमीन, सब अपना समझ ले बिरजू। फिर बिरजू रेशमा को लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे भैया, रास्ता तो कुछ अजीब सा लग रहा है। इधर तो कोई घर भी नहीं दिख रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम बस चुपचाप चलाए जा रहे हो। क्या हुआ है भैया, डर क्यों लग रहा है? ये जो रास्ता है ना, इसमें तो पेड़ भी डरावने लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, कुछ बोलो ना। तुमने कहा था घर पास है, फिर ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? क्या मैं बेवकूफ बन गई हूँ? क्या मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था? मेरी सीमा सही कह रही थी, किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रुको, अरे रुको, मैं अब आगे नहीं जाऊंगी। पहले मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, और ये खंडहर, तुम मुझे खंडहर के पास क्यों लाए हो? चुप रहो रेशमा जी, यहाँ तक लाने का हुक्म है मुझे। हुक्म? किसका हुक्म? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कौन सी गलती कर दी जो तुम मुझे यहाँ लाए हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर मैंने देर कर दी तो मेरी माँ की तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। बस अब बहुत हो गया। बिरजू रेशमा का हाथ कसकर पकड़ता है, उसे घसीटते हुए खंडहर के भीतर ले जाता है और एक कोने में रस्सी से बांध देता है। अरे नहीं भैया, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अब तुझे यहीं रहना होगा, यही हुक्म मिला है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ करना, अब देर हो चुकी है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो ना? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। कोई है क्या यहाँ? कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे कोई है क्या इस वीराने में? मैं ये पायल पहनकर क्या जानती थी कि मुझे कैद मिल जाएगी। बिरजू उसके
रोने की आवाज से डर जाता है। वहाँ से भागता है और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ता है। अम्मा, काम हो गया। मैंने उसे खंडहर में छोड़ दिया। अब तू जैसा कहे वैसा करूंगा। तूने कहा था ना, ये खेल हमारे हाथ में रहेगा। अब जो करना है वो सोच समझ कर करना होगा बेटा। एक मासूम लड़की को दर्द दिया है, उसे और नीचे गिरने मत देना। अगर जमींदार के हाथ सब कुछ लग गया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे और वो लड़की भी कहीं की नहीं रहेगी। माँ, अब बहुत हो गया। मैं सीधे जाकर रेशमा को जमींदार के हवाले करूंगा। 100 सिक्के लेकर बात खत्म। अरे ठहर जा बेशरम, क्या इतना ही सीखा तूने मुझसे? 100 सिक्के में किसी की जिंदगी का सौदा करेगा? तो फिर क्या करूं माँ, मुझे समझ नहीं आता। अब असली खेल शुरू होगा। जाल वही बिछेगा जो मैं कहूंगी। तू अभी जाकर जमींदार से सौदे की बात कर और दबाव डाल कि जमीन भी लौटानी है, वो पुश्तैनी जमीन जो उसने हमसे जबरन छीनी थी। माँ, अगर उसने देने से मना कर दिया तो हम फिर क्या करेंगे? रेशमा को दे देंगे। अरे मेरे भोले भाले बेटे, थोड़ा सा भी तो अपना दिमाग चला लिया कर। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। तू जो कहेगा वो वही करेगा। शुरू में नाटक करेगा लेकिन फिर मान जाएगा। ठीक है अम्मा, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगा। बिरजू माँ की बात मानता है और सीधे जमींदार की हवेली पहुँचता है। आजा आजा बिरजू, हम लोग तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। मैंने जो काम बोला था वो तुमने कर लिया? हाँ, धन्नो सेठ की बेटी रेशमा अब मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं सौंपूंगा। पहले मेरी पुश्तैनी जमीन लौटाओ और 100 सोने के सिक्के दो। अब तुम उससे सौदा करेगा? बिरजू, जबान बहुत चलने लगी है तेरी। तुझे समझ नहीं आ रहा है तो क्या कह रहा है? अरे ये क्या कह रहा है? बिरजू, तू तो हमारे साथ था, हमने तुझ पर भरोसा किया था, अब धोखा दे रहा है। भरोसा? भरोसे की बात करता है तू? मोहन, जब तू ही मुझे लालच देकर इस रास्ते पर लाया था, अब जब मैं अपना हक मांग रहा हूँ तो धोखा हो गया। तेरे जैसे नौकरों को एक लात में सड़क पर ला देता हूँ। लात मारोगे तो मुंह से चीख निकलेगी सेठ जी, क्योंकि अब अगर मैंने मुंह खोला तो धन्नो सेठ को बता दूंगा कि उनकी बेटी को उठाने के पीछे कौन है। और तुम तो धन्नो सेठ की हैसियत को जानते हो। तुम्हें ऐसी जगह मारेंगे जो तुम्हें 7 जन्मों तक तुम्हें याद रहेगा। ये तो क्या कह रहा है बिरजू? हमने तुझ पर भरोसा कर कर तुम्हें ये काम सौंपा था, अब तू इस तरह गद्दारी करेगा? हमने सोचा भी नहीं था। जमींदार थोड़ी देर चुप रहकर सोचता है, फिर गुस्सा पी जाता है। चल ठीक है, ये ले जमीन के कागज और ये रहे तेरे 100 सिक्के। अब बता, लड़की कहाँ है? मालिक, इस पर मत भरोसा करो, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहीं ये सिक्के और जमीन लेकर भी झूठ बोलेगा, फिर हम क्या कर लेंगे? अब चुप रहे मोहन, काम बिगड़ चुका है। अब जो किया जा सकता है वही करो। ठीक है सेठ जी, अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ लड़की कहाँ है। फिर बिरजू, मोहन और जमींदार तीनों खंडर की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में खंडर के पास आ जाते हैं। अरे कहाँ है लड़की? कहाँ है वो? अरे ये क्या, रस्सी तो वहीं है लेकिन लड़की नहीं। तूने मुझे धोखा दिया बिरजू, कहाँ छुपाया है उसे? अभी के अभी सच बता दे। मैंने तो यहीं रखा था, पर माँ ने शायद। उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगा, वो हमारे रास्ते में आ रही है। पहले बेटे को मारूंगा, फिर उसी के सामने उसे घसीटूंगा। मालिक थोड़ा सोचिए, मामला अब हाथ से निकल रहा है, कहीं सेठ को भनक लग गई तो। नहीं मोहन, अब पीछे नहीं हटूंगा। उस बुढ़िया ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब उसकी सांसों को भी कीमत चुकानी होगी। फिर जमींदार बिरजू को बहुत मारता है और वहाँ से चला जाता है।
खंडहर में मार खाकर बिरजू कराहता है, लेकिन जैसे तैसे उठकर भागता है। उधर महल में कोहराम मचा था। रेशमा के गायब होने की खबर ने सबको हिला दिया था। अरे कहाँ गई मेरी बेटी? एक दिन से ज्यादा हो गया और अब तक कोई खबर नहीं है। अगर मेरी रेशमा को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामू, जल्दी जाओ, आसपास के हर गांव, हर जंगल में ढूंढ कर लाओ मेरी बेटी को। जी सेठ जी, अभी जाता हूँ मालिक, अभी जाता हूँ मालिक। आप चिंता मत कीजिए, बिटिया को ढूंढ लाऊंगा, चाहे जमीन फाड़नी पड़े या आसमान छान मारूं। रामू दौड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। अंदर सीमा खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर सच बता दूं तो सेठ जी का गुस्सा मुझ पर फूटेगा। अगर ना बताया तो रेशमा को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं नहीं बता सकती, लेकिन शायद मुझे बता देना चाहिए। भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? क्या हाल होगा? कैसी दुनिया है ये जहाँ हमारी बेटी तक सुरक्षित नहीं। इतना धन दौलत किस काम का जब हम अपनी औलाद की खबर ही नहीं ले सकते। हे ऊपर वाले, मेरी रेशमा की रक्षा करना। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैंने इस दुनिया को झुकाया है अपनी दौलत से। मैं रेशमा को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसने भी मेरी बेटी को हाथ लगाया है उसे मैं जमीन में गाड़ दूंगा। इतने में सहमी हुई सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। डर के मारे उसकी सांसें अटकी थी। हाँ सीमा, तुम यही थी उस दिन। सच सच बताओ, तुम रेशमा से आखिरी बार कब मिली थी? क्या हुआ था और किसके साथ गई थी वो? सेठ जी, कोई पायल बेचने वाला आया था महल के बाहर। रेशमा ने उससे बात की थी, फिर वो उसी के साथ चली गई। वो कह रहा था कि एक पायल उसके घर पर है, इसलिए रेशमा पायल लेने उसके घर चली गई। बेटी को ले गया कोई, और तू अब बता रही है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाया है। उसी वक्त द्वार पर दौड़ता हुआ बिरजू आता है। सेठ जी, मुझे एक बात कहनी है, बड़ी जरूरी। कौन है तू और किस हक से अंदर आया है? मैं जानता हूँ आपकी बेटी कहाँ है। उसे गांव के जमींदार ने उठाया है। मैंने उसे बचा लिया था, लेकिन उसका आदमी फिर से ले गया। अगर आप मुझे 1000 सोने के सिक्के देंगे तो मैं अभी आपकी बेटी को सही सलामत आपके पास ले आऊंगा। अगर तू झूठा निकला तो याद रखना, तेरी सांसों की कीमत चुकवाऊंगा। आप ज्यादा सवाल मत करिए, ये जो कह रहा है दे दीजिए। कम से कम हमें हमारी बेटी तो मिल जाएगी। मेरी माँ ने सिखाया है कि सच के बदले कुछ भी मांग लो, मगर झूठ का सौदा मत करना। मेरी रेशमा कहाँ है बेटा? तू अकेला क्यों आया? अभी सब ठीक कर दूंगा माँ जी, पहले मुझे घर जाने दीजिए। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, जा, पर सुबह सूरज उगने से पहले मेरी बच्ची मेरे सामने होनी चाहिए। फिर धन्नो सेठ उसे 1000 सिक्के देता है और बिरजू खुशी से वो सिक्का लेकर घर आ जाता है। माँ देख, ये सोने के सिक्के धन्नो सेठ ने दिए हैं, और ये सोने के सिक्के और जमीन के कागज जो कि जमींदार से लेकर आया हूँ। अब देखो मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए। देखा बेटा, दूसरों के लिए जो फंदा बिछाता है वही उसमें फंसता है। ये मेहनत नहीं, समझदारी की कमाई है। अब तू तुरंत जा और रेशमा को सही सलामत वापस पहुंचा। अरे माँ, लेकिन रेशमा कहाँ है? कहाँ छुपाया है तूने? जमींदार और धन्नो सेठ मुझे मार डालेगा अगर रेशमा नहीं मिली तो। बेटा शांत हो जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं। वो हमारे ही घर में है। देख सामने उस कमरे में बैठी है। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे यहाँ बंद करके रखा, मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया। मेरे पिताजी अब तक तड़प रहे होंगे। ठीक
ठीक है बेटा, हम दोषी हैं, लेकिन अब और देर नहीं करेंगे। चल चल बेटा, इसे इसके पिताजी के पास पहुंचा दे। हमारा उद्देश्य था बस सच्चाई सामने लाना। अब जो भी सजा हो हमें मंजूर है। अभी के लिए चुप हूँ, पहले पिताजी से मिल लूं, फिर इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। लीलावती, रेशमा और बिरजू तीनों धन्नो सेठ की हवेली पहुंचते हैं। मेरी बेटी रेशमा, तू ठीक तो है ना? तू कहाँ थी? तूने क्या हाल बना दिया है मेरा। पिताजी पिताजी मैं ठीक हूँ, पर मुझे बहुत डर लगा। मेरी बच्ची, मेरी जान, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? किसने किया ये सब, बोल। माँ, पिताजी जिसने मुझे अगवा किया वो यहीं खड़े हैं। यही दोनों, इस औरत और इसके बेटे ने मुझे बंदी बनाया था। सेठ जी, आप जो जानते हैं वो आधा सच है। आपकी बेटी रेशमा ने जो आपको बताया वो अधूरी कहानी है। पूरा सच ये है इसने मुझसे झूठ बोला, मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन मेरी बेटी को बचा लिया। शायद इस झूठ में भी सच्चाई थी। मेरी बेटी की सुरक्षा से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं। तुमने उसे उस दरिंदे की नजरों से बचाया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता, और इस जमींदार को उसके पापों की पूरी सजा मिलेगी। इसे इसके गुनाहों के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने मेरी बेटी को महफूज रखा। एक माँ ने दूसरी माँ की बेटी को बचाया है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे बिरजू से हो। अब गरीबी तुम दोनों को कभी भी छू नहीं पाएगी। तुम दोनों ने कितना बड़ा खतरा उठाया, जिससे मेरी बेटी आज हमारे सामने सुरक्षित खड़ी है। तुम नहीं होते तो ना जाने क्या होता। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे माफ कर दो बिरजू, मुझे तुम्हारे इरादों पर शक था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुमने जो किया वो मेरे लिए किया। तो ठीक है, मैं जल्द ही तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। उससे पहले उस जमींदार को सबक सिखाना होगा। अगली सुबह धन्नो सेठ अपने विश्वस्त आदमियों के साथ जमींदार की हवेली पर धावा बोल देता है। जमींदार, ऐ जमींदार, तेरा अंत आ गया है। सेठ जी, क्या गलती हो गई? मेरी बेटी पर नजर डाली और मेरे भरोसे को लूटा। अब तेरी जमींदारी नहीं बचेगी। मालिक, अब क्या होगा? मालिक, हुक्म दीजिए, इसकी सारी जमीन जब्त कर लो। इसमें जो अनाज सोना है सब गांव के गरीबों को बांट दो, और इस इंसान को बांध कर मेरी हवेली ले चलो। अब यही मेरे हाथे में गुलाम की तरह काम करेगा। सेठ जी, जान बख्श दो, मुझसे भूल हो गई सेठ जी। भूल नहीं, पाप हुआ है, और पाप की सजा तुझे यही मिलेगी। उठा इसे। धन्नो सेठ का आदमी जमींदार की पिटाई करता है और घसीटते हुए महल लेकर चला जाता है।